हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं आपके सामने इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करूंगा। साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि जब स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो किस तरीके से इन्वेस्टर अपना पैसा भी डुबा रहा है। साथ ही साथ एक स्ट्रेटेजी बताऊँगा कि किस तरीके से आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। एटलीस्ट आपको एक पायदान तो फॉलो करना पड़ेगा कि आइदर आप इन्वेस्टर हो या आप ट्रेडर हो, या आप प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में आए हो या सिर्फ लॉस करवाने के लिए मार्केट में आए हो, या आप सिर्फ वीडियोस देख करके मार्केट में एंट्री कर ली है, या कुछ अपनी तरफ से भी कुछ सीखना चाहते हो। तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड की बात करेंगे तो 63 रुपये का इसका नेट एसेट वैल्यू चल रहा है। एक साल में रिटर्न की बात करेंगे तो 80% का CAGR इन्होंने एक साल में बना के दिया है। जबकि आप मैक्सिमम देखेंगे तो 17% का CAGR है। ये 17% का CAGR अगर आप किसी मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में डालेंगे तो भी लॉन्ग टर्म में आपको मिल जाएगा इतना, ठीक है। हालांकि रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, पर फिर भी एक ऑन एन एवरेज ऐसा माना जाता है कि मिड कैप कैटेगरी में आपको 18 से 20% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है। स्मॉल कैप कैटेगरी में वही 20% से ऊपर का रिटर्न मिल जाता है और 23-24% के आसपास का रिटर्न रहता है, ठीक है, अगर वो अच्छा मिड कैप कैटेगरी या स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। तो देखिए क्या है, अब काफ़ी सारे इन्वेस्टर इस म्यूचुअल फंड के अंदर जंप करने की कोशिश करेंगे। चलो जंप करते हैं मेरे भाई। जब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा ऊपर बढ़ सकती है तो शेयर मार्केट का एक सिंपल सा फंडा है, शेयर मार्केट का एक सिंपल सा फंडा है मेरे भाई कि क्या जो चीज़ जितनी तेज़ी से ऊपर जाती है एक डर ये रहता है, साथ ही साथ आपको डर होना भी चाहिए कि वही उतनी ही तेज़ी से ऊपर गया हुआ स्टॉक उतनी ही तेज़ी से नीचे भी आ सकता है। यानी कि अगर ये आपको 80% पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, अगर ये 80% नेगेटिव यानी कि नीचे भी चला जाए तो भी अगर आपको डर नहीं लग रहा है, दैट मीन्स कि मेरे भाई आप हो इन्वेस्टर। और मेरे ख्याल से अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हो या डायरेक्टली किसी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो, तब आपको क्या करना चाहिए कि इन्वेस्टर के तौर पर करना चाहिए, या आप पहले से डिसाइड करो कि आपको खरीदना कितने दिनों के लिए है और क्या किस लिए आप खरीद रहे हो। आप 10-15 साल के रुकने के लिए खरीद रहे हो, या आप कुछ इस तरीके से खरीदते हो कि चलो वो शेयर भाग रहा है, चलो इस म्यूचुअल फंड में एंट्री करते हैं, और जैसे ही म्यूचुअल फंड गिर जाता है या कोई शेयर गिर जाता है उसके बाद आप कोशिश करते हो चलो सह लेंगे, रख लेंगे ये म्यूचुअल फंड आगे कभी तो कब पॉजिटिव आएगा। वो चीज़ गलत है। खरीदने से पहले डिसाइड करो कि आपने करना क्या है। तो वही चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ मेरे भाई कि काफ़ी सारे लोग PSU के अंदर पैनिक क्रिएट कर रहे हैं कि मेरे भाई जो चीज़ जितनी ज़्यादा, जैसे एक साल में 80% का CAGR आया, मेरे भाई 30-40% अगर ये आसानी से करेक्ट हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि यही शेयर्स का भी नेचर होता है। इसके साथ साथ अगर हम रिस्क की बात करेंगे, वेरियाई रहता है, तो PSU के अंदर बात करेंगे तो टॉप की कैटेगरी पर ये म्यूचुअल फंड बना हुआ है। धीमंत कोठारी साहब इस पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि ये फंड मैनेजर हैं। 3 महीने में रिटर्न की बात करेंगे तो भाई साहब 3 महीने में 30% का दे दिया। अगर मेरे भाई 3 महीने में ये माइनस भी 30% दे दे तो भी एटलीस्ट अगर आपको डर नहीं लग रहा है तब कुछ इस तरीके के म्यूचुअल फंड है, कुछ इस तरीके के शेयर्स आपके लिए हो सकते हैं। अदरवाइज मेरे भाई फिक्स्ड डिपॉजिट या फिक्स्ड इनकम देने वाली स्कीम्स के अंदर पैसे डालो। लाइक पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी स्कीम चलती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप पाएंगे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की ट्रांचे भी चल रहा है इस समय, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसा डालो, वहाँ पर एक निश्चित तौर पे आपको 6-6 महीने में इंटरेस्ट भी मिलता है, साथ ही साथ जो गोल्ड का एप्रिसिएशन भी देखने को मिलता है। तो उस तरीके पे इन्वेस्ट करो। होप्स हो कि आप चीज़ें समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ मेरे भाई, अगर आपने कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदा है, कोई भी शेयर खरीदा है, तो कृपया करके एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, और उसके बाद पूछने के बाद एक बार खुद से भी सोचें कि सपोज दैट अगर मैं किसी म्यूचुअल फंड के अंदर 1 लाख रुपए डाल रहा हूँ, अगर वो म्यूचुअल फंड 80% ऊपर गया है तो इस वजह से मैं म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाल दिया हूँ कि चलो वो म्यूचुअल फंड 80% का रिटर्न दिया है और आगे भी हमको रिटर्न देगा, ठीक। तो अगर इस वजह से अगर कोई म्यूचुअल फंड 1 लाख रुपए का आगे चल के 50,000 रुपये बचा या 40,000 रुपये बचा, तब आपको डर नहीं लगना चाहिए। क्यों डर नहीं लगना चाहिए? क्योंकि अगर वो 80% का रिटर्न एक साल में दे रहा है तो 80% का रिटर्न आपसे ले भी सकता है आपके पॉकेट से। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म क्या होता है, किसी शेयर को मैनिपुलेट कर दिया गया, किसी पर्टिकुलर शेयर की तरफ ही पूरी पब्लिक चली गई, तो ये सारी चीज़ों की वजह से शेयर में कभी कभी क्या होता है कि उतार चढ़ाव देखने को बहुत तेज़ी से देखने को मिल जाता है, पर लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें खत्म हो जाती है। लॉन्ग टर्म में मार्केट अपने आप को करेक्ट कर लेता है, ठीक है। इसके साथ साथ कई बार इन्वेस्टर ये भी कोशिश करता है कि भाई मार्केट में चलो
चलो बम्पर बाढ़ आ रही है पीएसयू की तरफ तो सब एक ही तरफ भाग लिए। और ये ज़माना मेरे भाई, पिछले ज़माने में क्या होता था, आज से अगर हम 15-20 साल पहले की बात करेंगे तो चीज़ें न्यूज़पेपर पे आती थी। चीज़ें अगर कोई न्यूज़ अगर कहीं से निकली है तो न्यूज़पेपर में आती थी, और न्यूज़पेपर में 24-48 घंटे पहले न्यूज़ आपको मिलती थी। ठीक, तो यानी कि क्या हुआ, तो जो न्यूज़ का सर्कुलेशन रहता था वो बहुत स्लो था, तो इसकी वजह से इम्पैक्ट भी उसका बहुत स्लो आता था। पर आज की डेट पे क्या होता है कि न्यूज़ का सर्कुलेशन इतना फास्ट है, इतना फास्ट है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, शेयर मार्केट में बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है। वही कोई एंकर न्यूज़ पे बैठा हुआ आपसे कह देगा पीएसयू शेयर में अपने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करें, उसी के अगले ही दिन वो बंदा बोल देगा कि नहीं भाई, अभी अगर आपने नहीं बेचा है तो अब आगे भी मत बेचो। अल्टीमेटली क्या हुआ, आपने लॉस पे ही बेचा और लॉस में ही खरीदा था। एग्जाम्पल के तौर पर एक सबसे अच्छा शेयर इस समय आप सुन रहे होंगे, इरेडा, IREDA, 33 रुपये पे IPO आया था मेरे भाई। उसके बाद वो शेयर 200 रुपये के ऊपर गया और करीब करीब 3-4 महीने में ही 33 रुपये का शेयर 200 के ऊपर चला गया। काफ़ी सारे लोगों को मैं देखता भी हूँ शेयर में, तो देखता हूँ कि 220 रुपये के आसपास भी काफ़ी लोगों ने खरीदा है, किसी ने 190 के आसपास भी खरीदा है। अब जैसे ही वो शेयर 220 के ऊपर गया उसके बाद से उसने ना लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया। अब काफ़ी सारे लोग जंप करें, 190 पे भी जंप किया, 220 पे भी जंप किया, किसी ने 140 से भी खरीदा, किसी ने 150 से भी खरीदा। ठीक, अब हुआ क्या, वो शेयर ना लोअर सर्किट पड़ने लगा, उस पर नीचे की तरफ गिरने लगा, धड़ाधड़ गिरता रहा। तो देखिए कई बार क्या होता है ना कि अब वो जब धड़ाधड़ शेयर वो नीचे गिर रहा था तो आदमी ने क्या किया, 220 पे खरीदा। सोच के देखो, किसी ने तो खरीदा होगा ना, क्योंकि अगर 220 पे खरीदा है, किसी ने खरीदा है और किसी ने बेचा है, तो 220 रुपये पे अगर किसी ने खरीदा है तो एटलीस्ट उसने लॉस पे खरीदा, क्योंकि 33 की चीज़ अगर 3 महीने में अगर वो 220 चली गई थी तो इसका मतलब है यार एटलीस्ट वही चीज़ अगर आधी भी हो जाए, यानी कि वो 220 की चीज़ अगर 110 पे भी मिले तो भी एटलीस्ट डर नहीं लगना चाहिए। यानी कि 1 लाख रुपए लगाया हुआ, अगर वो 50,000 भी बचे, वो 10,000 भी बचे, तो भी डर नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चीज़ जितनी तेज़ी से ऊपर गई है वही चीज़ नीचे भी आ जाएगी। हालांकि इरेडा शेयर खराब नहीं है, अभी उसको मिनी रत्न का दर्जा भी मिल जाएगा। डिविडेंड फिलहाल कंपनी 3 साल तक देगी नहीं, कुछ उसमें कॉन्सिक्वेंसेस है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट का फोकस भी है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, जिसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है 3 ही कंपनी को देखने को मिलेगा, या तो REC को मिलेगा या PFC को मिलेगा, और तीसरा ये इरेडा को मिल सकता है। सबसे सस्ता भाव किसका है? इरेडा का ही है। तो एटलीस्ट फिर भी शेयर क्यों गिर रहा था? 220 से धड़ाधड़ करके 154 तक आके गिरा, उसके बाद में खटाक से 154 से वापस से ऊपर की तरफ सर्किट लग गया। आप देख रहे हो, किसी ने 220 पे खरीदा इतने ऊंचे भाव पे, यानी कि लॉस पे ही खरीदा। इसके बाद जब वो नीचे गिरा तो उसने धड़ाधड़ उसने सोचा होगा कि चलो 150 पे नत्थी करो, जो भी लॉस हुआ है अपना सौदा काटो, क्योंकि किसी ने तो सौदा काटा है वहाँ पर, क्योंकि तभी तो ऊपर सर्किट लगा है। तो किसी ने ना 154 पे उठा के बेचा, यानी कि बेचा भी लॉस पे। अब उसके बाद में शेयर ऊपर चला गया, अब आपको मिला भी नहीं, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपका पैसा सिर्फ डूब के चला गया। एक रिटेल इन्वेस्टर मार्केट के अंदर आ रहा है। अब लोग कहते हैं कि हम अमेरिका के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अब इंडिया का रिटेल इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि हमें मार्केट किस तरीके से ऊपर लेके जाना है। पर वही रिटेल इन्वेस्टर न्यूज़ की वजह से पैनिक भी क्रिएट कर लेता है। तो जब भी आपको पैनिक हुआ करे तो सिंपल सी बात है, मोबाइल उठा के थोड़ा सा किनारे रख दिया करो, दिल से सोचा करो कि मैंने इन्वेस्टमेंट किस लिए किया था, पर्पस क्या था इन्वेस्टमेंट का। और ये सारी चीज़ें आज के इस न्यूज़ के दौर पे, इतनी जो फास्ट सर्कुलेशन न्यूज़ होती है, इसके दौर पे आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना पड़ेगा। सेबी क्या होता है, सेबी इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करने के लिए बना है मेरे भाई। लेकिन अगर आपका पैसा एक बार डूब गया तो वो जिम्मेदारी किसके ऊपर डालेगा? किसी ना किसी थर्ड पार्टी के ऊपर ब्लेम करेगा, कुछ करेगा आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर ब्लेम करेगा, क्योंकि हर लोग कहीं ना कहीं अपने आगे पीछे हट जाते हैं। मेरे भाई पैसा आपका है, कोशिश करें बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करें, ठीक है। मैं ये इस चर्चा को इस वजह से भी खींच रहा हूँ यहाँ पर कि शेयर मार्केट में क्रैश देखने को मिल रहा है। निफ्टी के मिड कैप में काफ़ी क्रैश आ रहा है, स्मॉल कैप भी काफ़ी तरीके से गिर रहा है, लार्ज कैप में भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। तो अल्टीमेटली क्या है, जो ये गिरावट देखने को मिले आपको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे अपनाना चाहिए। लेकिन किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लेना, और शेयर को खरीदने से पहले या म्यूचुअल फंड को खरीदने से पहले खुद से डिसाइड करो कितने साल के लिए लेना है, क्यों लेना है, क्या ले रहे हैं, किस चीज़ को ले रहे हैं, उस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, उस म्यूचुअल फंड का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या आप थीम बेस्ड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड ले रहे हैं या आप कैटेगरी बेस्ड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के जब आंसर पहले आपको मिल जाएंगे तो डेफिनेटली आपका पैसा लॉन्ग टर्म में ही बनेगा। और मेरे भाई देख, करोड़पति ना सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही बनोगे। अगर करोड़पति 2-4 दिन में बनना होता तो भगवान सिर्फ आपको करोड़पति घर में ही पैदा करता, ठीक है, वहाँ ना पैदा करता जहाँ आप आज हो। क्योंकि सिंपल सी बात है मेरे भाई, अगर भगवान ने आपको यहाँ भेजा है तो किसी ना किसी पर्पज से भेजा होगा। यानी कि पैसा आपको सिर्फ 2 तरीके से मिलेगा, या मेहनत करके मिलेगा या टाइम के हिसाब से मिलेगा। अब शेयर मार्केट में टाइम के हिसाब से पैसा बनता है, मेहनत से पैसा नहीं बनता है।
क्योंकि मेहनत तो सिंपल सी काम है, आपको न्यूज़ चैनल पर भी मिल जाएगा, काफ़ी लोग शेयर रिकमेंड कर देंगे या शेयर दिखा देंगे। बहुत सारे लोग आजकल शेयर मार्केट के बारे में बता रहे हैं, कोई ना कोई आपको 78 शेयर बता देगा, उसमें से आप उठा के रख लोगे। अब ये आपका डिसीजन है कि आपने करना क्या है, ठीक है। तो होप सो की चीज़ें आपको समझ में आई मेरे भाई। शेयर मार्केट जब भी क्रैश हो, ये एक अपॉर्चुनिटी, मैं हमेशा कहता हूँ शेयर मार्केट गिरता है मतलब एक अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई। जो किसी ज़माने में मैंने स्टार्ट किया था, मैं भी पैनिक हो जाता था, पैनिक क्रिएट कर लेता था, पर धीरे धीरे एक चीज़ समझ में आई और आज मेरी मेंटल स्टेबिलिटी कुछ इस तरीके की है, जब शेयर मार्केट गिरता है मैं खुश होता हूँ, जब शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो चुपचाप बैठ के देखता हूँ। तो ऐसे ही चीज़ें कुछ आप भी अपनाओ और धीरे धीरे यकीन मानना आप भी समझ जाओगे कि मार्केट किस तरीके से चलता है। एक चीज़ बहुत बड़े किसी अच्छे इंसान ने कही है, शेयर मार्केट में रुकना जरूरी है रादर देन की कमाना। कमा तो आप अपने आप लेंगे अगर मार्केट में रुक गए, ठीक है। तो 10 साल में मेरे भाई देखिए इस म्यूचुअल फंड ने 639% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। बात करेंगे किन किन म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा था या किस म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा था, तो देखिए इन्वेस्को इंडिया PSU इक्विटी फंड की बात कर रहा था। 775 करोड़ का इसका असेट साइज है, 1% से ऊपर का इसका हालांकि एक्सपेंस रेशियो है। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि किन किन PSU के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, तो देखिए NTPC हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कोल इंडिया, सारे PSU देखेंगे। NHPC भी बहुत चर्चा में है आजकल, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स हो गया, पावर ग्रिड हो गया, भारत पेट्रोलियम, बैंक ऑफ बड़ौदा, कंटेनर कॉरपोरेशन, गेल, भारत डायनामिक्स, इसके साथ साथ REC, इंडियन बैंक, SBI, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, ऑयल एंड नेचुरल गैस, माझगांव डॉक, शिप बिल्डर्स, BEML, कैनफिन होम्स। देखिए इस म्यूचुअल फंड से पहले जैसे इन्वेस्को इंडिया, अगर आप PSU फंड को देख रहे हैं या PSU फंड आपके पास है, तो अल्टीमेटली 1% से ऊपर का जिसका भी पैसा इस म्यूचुअल फंड के अंदर लगा हुआ है, तो डेफिनेटली 1% से ऊपर का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि महंगा है, पर एक साल में 80% का रिटर्न दे गया तो होप सो कि 1% क्या ही ले रहा है, अल्टीमेटली 79% तो आपको मिल ही रहा है। आदित्य बिरला सन लाइफ PSU फंड का भी रिव्यू एक बार आप चेक करना है, SBI PSU का भी रिव्यू एक बार चेक करना, और इसके साथ साथ आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड, IDCW वाले, ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं ना, जो ये लास्ट में लिखा है IDCW, ऐसे म्यूचुअल फंड्स को कोशिश किया करें कि अवॉइड करें, ठीक है। और इसके साथ साथ इन्वेस्को इंडिया AMC की बात करेंगे तो 71,930 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 135 स्कीम को मैनेज करके चलते हैं। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। होप सो कि आपको चीज़ें समझ में आई हो, कुछ ना समझ में आया हो तो यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। बस डायरेक्टली किसी म्यूचुअल फंड को या किसी शेयर को पूछिएगा नहीं कि ये म्यूचुअल फंड में पैसे डालना है कि नहीं डालना है, ठीक है, या कोई मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड बता दो, क्योंकि वो एक रिकमेंडेशन हो जाती है और मैं उसे नहीं चाहता कि रिकमेंड कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ से डिलीवर हो जाए या जो मैं बताना चाहता हूँ वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो जाए ताकि आप उसमें कहीं ना कहीं आगे चल के पैसा डाल दो, वो चीज़ नुकसानदायक है। देखिए भाई एक बार मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, डिसीजन आप स्वयं लीजिएगा अपने पैसे का, ठीक है, क्योंकि सवारी अपने सामान की सुरक्षा, आप कहीं भी जाते हो ना यार, रेलवे स्टेशन पे जाओ, मेट्रो स्टेशन पे जाओ, इवन आप डॉक्टर के क्लिनिक पर भी जाते होगे तो लिखा रहता है एक चीज़ कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, है ना। तो बस वैसे ही यहाँ भी है, अपने पैसे की सुरक्षा स्वयं करें, ठीक है। और इसीलिए कहते हैं कि कुछ चीज़ें ना पढ़े लिखे इंसान से पूछना चाहिए, जिसे बोलते हैं फाइनेंस की लैंग्वेज में फाइनेंशियल एडवाइज़र। मेरे भाई चलता हूँ, यहीं से विदा लूँगा, कल फिर आपके साथ मिलूँगा सेम टाइम सेम चैनल, बट कुछ एक नया म्यूचुअल फंड लेके, कुछ नई बातें लेके। तब तक के लिए विदा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरी शरणम, बहुत बहुत धन्यवाद।